गाइस, क्या कभी आपने ये सोचने की कोशिश की है कि जो सामान पहले आपको 100 रुपये में मिला करता था, आज वही सामान आपको 150 या 200 रुपये में मिलता है। ये सब पता है, ये सब इन्फ्लेशन की वजह से होता है। पर ये इन्फ्लेशन क्यों होता है? कभी कभी तो डिफ्लेशन भी होता है। तो यार, जिन्हें जिन्हें ये नहीं पता कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन क्या होता है, तो मैं बता दूं, इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई और डिफ्लेशन का मतलब होता है सस्ताई। ठीक है, इस वर्ड को मैंने जनरेट किया। ठीक है, सस्ताई। ठीक है, इसका डिफ्लेशन का एक्चुअल मीनिंग होता है स्पष्ट फिरती, आई थिंक स्पष्ट फिरती। तो आप वो ट्रांसलेट करके देख लेना। तो लेकिन इसका जो एक्चुअल मीनिंग मैं बता रहा हूँ, महंगाई और सस्ताई। ठीक है, अपोजिट कर दिया मैंने। तो अगर आपको समझने में दिक्कत ना हो, इसके लिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो देखो, अभी आज अपन यही बात करेंगे कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन क्या होता है। ठीक है, यही जानने की कोशिश करेंगे, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन क्या होता है, क्यों होता है। ठीक है, इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। और यार देखो, ये समझ के आपका क्या फ़ायदा होगा मैं आपको बता देता हूँ। ये समझ के ना, आप जो सेविंग्स करते हो, जो आप इन्वेस्टिंग करते हो, जो आप खर्चे करते हो ना, वो एक ना मतलब समझ के करोगे। क्योंकि आपको जब एक महंगाई का अंदाज़ा लगता है क्यों होता है, कब होता है, तो उससे आप पहले ही सतर्क हो जाते हो। ठीक है, उससे पहले ही सतर्क हो जाते हो, हर एक चीज़ को समझने लगते हो। तो उसी हिसाब से आप अपनी इन्वेस्टिंग करते हो, उसी हिसाब से आप ये बैंक में कितने पैसे रखने चाहिए, कितने सेविंग्स रखने चाहिए, तो उस हिसाब से आप रखते हो। ठीक है, उस हिसाब से आप खर्चे भी करते हो। तो ये सब जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो ये वीडियो में बने रहना यार, वीडियो में बने रहना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और यूज़फुल होने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं कि भाई इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन क्या होता है। तो गाइस यार, सबसे पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि इन्फ्लेशन क्या होता है। ठीक है, क्या इन्फ्लेशन क्या होता है? तो भैया देखो, इन्फ्लेशन का सीधा सीधा मीनिंग होता है महंगाई। क्या? महंगाई। समय अनुसार किसी भी चीज़ की महंगाई, मतलब समय अनुसार जो महंगाई बढ़ती रहती है। आपने तो बहुत सुना होगा, जो महंगाई धीरे धीरे बढ़ती रहती है उसी को इन्फ्लेशन कहते हैं। मतलब समय अनुसार, मान लो आपने राइस, अगर 2000 की बात करूं, 2000 में जो राइस आपको 20 रुपये किलो मिला करता था, आज वही 2024 की बात करूं तो 2024 में वही राइस आपको 50 रुपये किलो या फिर 60 रुपये किलो मिलेगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो ये प्राइस डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का जो 30 रुपये प्राइस डिफरेंस आया, ये जो महंगाई आई इन 24 साल में, क्या इन 24 साल में, मतलब ये 2000 में, ये 2024 में, तो ये 24 साल के अंदर जो ये 30 रुपये की महंगाई है, ये क्यों आई? अब इसे समझने की कोशिश करना, ये क्यों आई, कैसे आई, अब उसी चीज़ को हम जानने की कोशिश करेंगे। तो ये जो चीज़ आई है, ये महंगाई है, ये इन्फ्लेशन है। ठीक है, इतने रुपए का इन्फ्लेशन आया, मतलब इतने % का इन्फ्लेशन आया। तो उसी चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसी चीज़ को हम जानने की कोशिश करेंगे कि यार, जो सामान पहले 100 रुपये में मिला करता था, आज वही सामान 150 या 200 रुपये में क्यों मिलता है। ठीक है, आज हम महंगाई के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो तो आगे समझने की कोशिश करते हैं यार, किन किन चीज़ों से, ठीक है, किन किन चीज़ों से महंगाई बढ़ती है और किन किन चीज़ों से महंगाई घटती है। मतलब घटने वाले का तो मैं अभी बाद में बताऊंगा, लेकिन किन किन चीज़ों से महंगाई बढ़ती है। ठीक है, तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की, जिससे महंगाई बढ़ती है, वो होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है? देखो, क्या होता है, सबसे पहले मैं यहाँ पे बता देता हूँ, डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या? ठीक है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ये सबसे पहला पॉइंट है जिससे महंगाई बढ़ती है। अब डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है? तो देखो, आप सब जानते हो किसी भी चीज़ की प्राइस घटती बढ़ती क्यों है? क्योंकि जब एक चीज़ को जब ज़्यादा लोग खरीदने की कोशिश करते हैं तो प्राइस बढ़ जाती है, और एक चीज़ को जब ज़्यादा लोग बेचने की कोशिश करते हैं तो प्राइस घट जाती है। ठीक है, तो समय अनुसार, आप भी जानते हो, समय अनुसार धीरे धीरे जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है, ठीक है, पॉपुलेशन धीरे धीरे जैसे बढ़ती है, तो अगर ये सामान, अगर मान लो किसी प्रोडक्ट की सप्लाई, ठीक है, किसी प्रोडक्ट की सप्लाई जो होती है, ठीक है, किसी प्रोडक्ट की सप्लाई जो होती है वो एक लिमिटेड है। ठीक है, वो एक लिमिटेड है। मान लो अगर 2000 में भी अगर प्रोडक्ट की सप्लाई जो थी वो मान लो 100 थी, ठीक है, और आज 2024 में भी जो है वो 100 ही है। ठीक है, उसकी सप्लाई 100 ही है। और लेकिन जब 2000 में आप ख़रीदने वाले की बात करोगे तो जो कस्टमर्स थे वो कम थे। ठीक है, लेकिन आज 2024 में ज़्यादा कस्टमर होने की वजह से उसी प्राइस, और प्रोडक्ट तो लिमिटेड ही आ रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट नहीं बढ़ रहा है, प्रोडक्ट का सप्लाई नहीं बढ़ रहा है, प्रोडक्ट तो लिमिटेड है।
तो जब प्रोडक्ट लिमिटेड हो जाएगा और बायर्स ज़्यादा हो जाएंगे तो इसकी ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ेगी, ठीक है। जब इसका डिमांड बढ़ जाएगा, किसी भी चीज़ की जब डिमांड बढ़ जाती है, डिमांड तभी बढ़ती है जब एक चीज़ के पीछे 100 लोग, मतलब एक चीज़ के पीछे ज़्यादा लोग पागल हो जाते हैं, ज़्यादा लोग खरीदने की कोशिश करते हैं, तो वो डिमांड उसकी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो जिस वजह से उसका प्राइस लेवल भी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अगर आप किसी एक चीज़ को, अगर मान लो एक चीज़ को अगर 1% बाय कर रहा है, समझने की कोशिश करना, अगर एक चीज़ को 1% बाय करने की कोशिश कर रहा है तो उसकी प्राइस अगर मान लो 5 रुपए है, तो अगर वही 2% इसे बाय करने की कोशिश करेगा तो इसकी प्राइस ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगी, जो मतलब इसमें से ज़्यादा देगा, ठीक है, जो दोनों में से ज़्यादा देगा। आप बिट्स तो जानते हो ना, जहाँ पे जाके बिट्स लगाते हैं, तो उसी एग्जांपल से समझा रहा हूँ। अगर इसे 3 बंदे आ गए तो एक ही है, सप्लाई एक ही है, तो अब तीनों में से जो ज़्यादा बोली लगाएगा वही इसे पाएगा। अब इसमें 4 है तो चारों में से जो ज़्यादा बोली लगाएगा वही पाएगा। 5 है, पाँचों में से जो ज़्यादा बोली लगाएगा वही पाएगा। ऐसे करते करते इसकी प्राइस एक टाइम पे इतनी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, क्योंकि डिमांड बढ़ जाती है ना, डिमांड बढ़ जाती है किसी भी चीज़ की, समझना, किसी भी चीज़ की जब डिमांड बढ़ जाती है तो उसका प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो उसे ही बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन, धीरे धीरे डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ये मैंने आपको सिंपल शब्दों में बताया। इसी एग्जाम्पल को अगर मैं रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करूँ, इसी को मैं अगर रियल में बात करूँ, तो तब अगर 2000 की बात करूँ या 2000 के पहले की बात करूँ, ठीक है, 2000 या 2000 के पहले की बात करूं, तो अगर उस टाइम पे जो सामान आपको वहाँ पे 10 रुपये का मिला करता था, आज वही सामान आपको जो 50 रुपया 60 रुपये में मिल रहा है, वो इस वजह से नहीं मिल रहा है कि प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। प्राइस देखो तभी बढ़ती है जब उसकी डिमांड ज़्यादा होती है, ठीक है। प्राइस किसी भी चीज़ की तभी बढ़ती है जब उसकी डिमांड ज़्यादा होती है, ठीक है, समझने की कोशिश करना। और डिमांड तभी ज़्यादा होती है, ये चीज़ और नोटिस करना, डिमांड तभी ज़्यादा होती है जब पैसे ज़्यादा होते हैं। मतलब अगर 100 बंदे हैं, समझने की कोशिश करना, अगर 100 बंदे हैं, 100 के पास, 100 अमीर है, ठीक है, 100 के पास पैसे हैं, ठीक है, 100 के पास एक इनफ मनी है, ठीक है, और वो प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं, ठीक है, वो 100 के 100 प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं क्योंकि 100 के पास पैसे हैं। तो अगर 100 में से सिर्फ 50 के पास पैसे होते हैं तो इसकी प्राइस इतनी नहीं बढ़ती, ठीक है, मतलब किसी प्रोडक्ट की प्राइस इतनी नहीं बढ़ती। अगर 50 लोगों के पास ही पैसे होते तो 50 लोग ही खरीदते, 50 लोग नहीं खरीदते। लेकिन जब 100 लोगों के पास है, जब सबके पास पैसे हैं भाई, जो सबके पास पैसे हैं तो सब खरीदना चाहेंगे, और जब सब खरीदना चाहेंगे और सप्लाई भाई इतनी है, तो जब सप्लाई उतनी होगी और सब खरीदना चाहेंगे तो उसकी ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ेगी, ठीक है। अब आप शायद समझ रहे होंगे, ठीक है, अब आप धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। देखो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, ठीक है। तो वीडियो में बने रहना और बिल्कुल भी स्किप मत करना, धीरे धीरे और इंटरेस्टिंग होता जाएगा, मैं आपको और चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो चलो यार अब आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की, जिससे और महंगाई बढ़ती है, ठीक है। आपने सबसे पहले तो समझ लिया कि डिमांड जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे महंगाई बढ़ती है, ठीक है। देखो आपने डिमांड पुल इन्फ्लेशन समझ लिया कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जब किसी भी चीज़ की डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ती है, ठीक है, आपने ये समझ लिया। अब दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसी डिमांड को हटा के अब आता है कॉस्टफुल इन्फ्लेशन। अब कॉस्टफुल इन्फ्लेशन क्या होता है, समझो, ठीक है। कॉस्टफुल इन्फ्लेशन होता है जब किसी भी चीज़ को मान लो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा जब ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, जब बनाने का खर्चा जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो जो प्रोडक्ट तैयार होता है उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। नहीं समझे? मान लो एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, एक किसान है, ठीक है, क्या है, मान लो किसान है, ठीक है, उसे गेहूं की खेती करनी है, ठीक है, गेहूं की खेती करनी है। मान लो उसने क्या किया, गेहूं की खेती किया, और गेहूं की खेती करने में ना उसको ज़्यादा खर्चे हो गए। ज़्यादा खर्चे कैसे हो गए, मान लो उसने जुताई दिया होगा, देन उसके बाद उसने एक्स्ट्रा खाद मारा होगा, तो वो सब जब सारी चीज़ों को अब आप कैलकुलेट करोगे ना, जब दवा खाद ये सब जो भी फर्टिलाइज़र है, जब आप सबको जब सब आपको मिलाओगे ना, जब आपका प्राइस बढ़ जाएगा ना, तो वो क्या होता है ना, वो गेहूँ का भी प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ा देते हैं। क्योंकि जब इसे गेहूँ को तैयार करने में उसे पहली बात तो खेत को बनाने में लगा, देन उसके बाद उसने खाद छीटा, देन उसके बाद उसने और भी फर्टिलाइज़र डाले, फिर मान लो अगर फसल थोड़ी बहुत ख़राब हो गई, बारिश ज़्यादा हो गई या पानी ज़्यादा हो गया, तो उसकी फसल एक लिमिटेड तैयार हुई, ठीक है। अब वो लिमिटेड तैयार हुई
तो इस वजह से ना इस लिमिटेड गेहूं को प्राइस ना ये बढ़ा के बेचेगा, मतलब क्योंकि इसको फ़ायदा तो उतना ही चाहिए ना, क्योंकि इसका नुकसान हुआ, पैसा इसने ज़्यादा डाला, तो इसे क्या हुआ कि इसने जो गेहूं इसका तैयार हुआ उसकी प्राइस इसने उसका रेट बढ़ा दिया, ठीक है। तो उस रेट बढ़ाने की वजह से उसे महंगाई और बढ़ गई। तो ठीक है, अब ये आप समझ रहे हो कि इस कॉस्ट पुल का इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है। अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आया तो एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लो आप कहीं पे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, ठीक है, समझने की कोशिश करना। आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो और उस टाइम पे अगर तेल का दाम महंगा हो जाए, ठीक है, उस टाइम पे तेल का दाम महंगा हो जाए, प्याज का दाम महंगा हो जाए, टमाटर का दाम महंगा हो जाए, तो ये सब चीज़ों से ही खाने बन, मतलब ये सब चीज़ों से ही भाजी या फिर जो भी वगैरह वगैरह चीज़ें आप जो खाना चाहते हो इन्हीं सब चीज़ों से बनता है ना। तेल से बनता है, मसाले से बनता है, फिर देन उसके बाद जो भी इंग्रेडिएंट लगता है उससे बनता है। लेकिन जब इंग्रेडिएंट जो होते हैं, जो भी आप इंग्रेडिएंट से बनता है, अगर उन्हीं की प्राइस महंगी हो जाए, अगर तेल की प्राइस महंगी हो जाए, तो जो तेल से सब्जियां बनेंगी उस सब्जियों का प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। समझ रहे हो ना। कॉस्टफुल इन्फ्लेशन क्या होता है? कॉस्टफुल इन्फ्लेशन यही होता है कि किसी भी प्रोडक्ट को तैयार करने में, किसी भी प्रोडक्ट को अगर हम तैयार कर रहे हैं, ठीक है, उसके बनाने के पीछे, ठीक है, उसके बनाने के पीछे का अगर मतलब किसी भी प्रोडक्ट को हम तैयार कर रहे हैं तो उसके बनाने के पीछे जो उसका खर्च आता है, अगर वही खर्च बढ़ जाएगा, वही खर्चे बढ़ जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली जो प्रोडक्ट तैयार होगा उसकी प्रोडक्ट का प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा, कॉस्टफुल इन्फ्लेशन समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो अब आगे। गाइस आपने ये समझ लिया कि कॉस्टफुल इन्फ्लेशन क्या होता है। किसी भी चीज़ को तैयार करने में, जब किसी भी चीज़ को तैयार करने में बैक में जब इंग्रेडिएंट का प्राइस ही बढ़ जाता है तो जो प्रोडक्ट तैयार होता है वो ऑटोमेटिकली महंगा होता है। तो यार अब हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तीसरे पॉइंट किस वजह से और महंगाई बढ़ती है तो उसे भी जानने की कोशिश करते हैं। अब तीसरी पॉइंट है, देखो, बिल्ट पुल इन्फ्लेशन। क्या? बिल्ट। अब आप कहोगे ये बिल्ट पुल इन्फ्लेशन क्या होता है? तो देखो, समझने की कोशिश करना मेरे भैया, ये भी बहुत सिंपल है, ठीक है। आपने ये समझ लिया कि डिमांड, जब किसी भी चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो जाती है तब महंगाई बढ़ती है, ठीक है। जब किसी भी प्रोडक्ट को तैयार करने में उसके पीछे का ही खर्च ज़्यादा बढ़ जाता है तब महंगाई बढ़ जाती है, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट का प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। जब प्रोडक्ट का प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा तो जो उसे बेचेगा तो सीधी बात तो महंगाई बढ़ जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं बिल्ट पुल इन्फ्लेशन की। तो बिल्ट पुल इन्फ्लेशन क्या होता है? देखो, अब मैंने आपको बताया कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में जब इंग्रेडिएंट का प्राइस बढ़ जाता है, ठीक है, जब उससे कॉस्ट मेकिंग, जब इंग्रेडिएंट का प्राइस बढ़ जाता है तो उससे प्रोडक्ट का प्राइस भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। बिल्ट पुल इन्फ्लेशन में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है, जो प्रोडक्ट बनाता है, मान लो वहाँ पे कोई वर्कर होता है काम करने वाला, ये वर्कर की बात कर रहा हूँ, जो वर्कर होते हैं, जॉब वाले होते हैं, ठीक है, ये जो वर्कर हैं, समझने की कोशिश करना, इन वर्कर को भी तो सैलरी दी जाती है। अगर ये वर्कर अगर धरना दे भैया कि हमारी सैलरी बढ़ाओ, ठीक है, हमारा खर्चा इतने में नहीं चल रहा है, ठीक है, अगर ये सैलरी इनकी बढ़ाई गई, किसी कंपनी ने अगर इनकी सैलरी बढ़ाई, जिस कंपनी में ये काम करते हैं, अगर उस कंपनी ने सैलरी बढ़ाई इनकी, तो सैलरी बढ़ाने से कॉस्ट मेकिंग में इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि कॉस्ट में इनकी भी प्राइस बढ़ जाएगी, क्योंकि इनकी सैलरी बढ़ गई है, तो ये भी कॉस्ट मेकिंग में जाएगा। कॉस्ट मेकिंग में फिर जब प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा, तो जब प्रोडक्ट की डिमांड जब ज़्यादा होगी, प्रोडक्ट का सप्लाई जब कम होगा और डिमांड ज़्यादा होगी, तो प्रोडक्ट का प्राइस और बढ़ जाएगा। देखो, समझने की कोशिश करना, एक बार फिर से पहले आपको ये बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको तीनों मिक्स करके बताता हूँ, ठीक है। देखो, फिर से समझने की कोशिश करना। बिल्ट पुल इन्फ्लेशन क्या होता है? जब किसी भी कंपनी में जो वर्कर होते हैं, जब वो ऐसा धरने पे, मतलब अगर वो मांग करते हैं कि हमारी सैलरी बढ़ा दो, ठीक है, तो जब उनकी सैलरी बढ़ा दी जाती है, ठीक है, उनकी जब सैलरी बढ़ा दी जाती है तो वो कहाँ वो जोड़ी जाती है? जब उनकी सैलरी बढ़ाई जाएगी तो जो उनसे जो जिस प्रोडक्ट को बनाने के लिए वो काम कर रहे हैं, उनकी प्राइस उसी में जुड़ जाएगी। देखो भैया, आप दिमाग खोल के समझना, एकदम सिंपल शब्दों में बताऊंगा कि बिल्ट पुल इन्फ्लेशन क्या होता है। देखो, बिल्ट पुल इन्फ्लेशन होता है कि जो वर्कर्स होते हैं, मान लो जो वर्कर्स होते हैं, जो जॉब करते हैं, जो भी काम करते हैं, ठीक है, जो भी काम करते हैं, मैं वर्कर की नहीं, जो भी काम करते हैं, मान लो मैं एक एग्जांपल बस आपको बता रहा हूँ कि अगर वर्कर है, ठीक है, वो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जॉब कर रहे हैं, ठीक है, वो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जॉब कर रहे हैं, लेकिन अब वो मांग कर रहे हैं कि हमारी सैलरी बढ़ाओ, ठीक है। जब वो उनकी सैलरी बढ़ा दी जाती है, मतलब जितनी बढ़ानी चाहिए अगर उससे ज़्यादा बढ़ा देते हैं, सैलरी बढ़ जाती है, तो वो क्या काम करते हैं, वो सैलरी को कवर करने के लिए जो प्रोडक्ट उनसे तैयार होता है
उसका कॉस्ट बढ़ा देते हैं, उसकी प्राइस बढ़ा देते हैं। जब उसकी प्राइस बढ़ा देते हैं तो ऑटोमेटिकली जो जिसको बेचते हैं, मान लो जब मार्केट में फैलाते हैं तो जो वही प्राइस उसकी इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। जब इंक्रीज़ हो जाती है तो उसी को बोलते हैं बिल्ड फुल इन्फ्लेशन। मतलब जो वर्कर की वजह से, जो सैलरी बढ़ाने से वजह हुआ, जो सैलरी को बढ़ाने की वजह से प्राइस का इंक्रीज़ हुआ, उसे बिल्ड फुल इन्फ्लेशन कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया। तो गाइस देखो, ये 3 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं महंगाई के ऊपर, अब इन्हीं चीज़ों को मैं आपको कंबाइन करके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ठीक है, कैसे कि प्राइस वर्क होता है, कैसे प्राइस बढ़ता है, ठीक है। आप समझो, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है, बहुत ही ध्यान से समझना जो मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। देखो, एक कंपनी है, ठीक है, यहाँ पर कुछ वर्कर काम कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर कुछ वर्कर काम कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये बीच का हो गया, ये देखो ये बिल्ट हो गया, ये बिल्ट हो गया, और यहाँ पे जो ये कॉस्ट, ये कॉस्ट होता है, ये कॉस्ट मेकिंग इंग्रेडिएंट की बात कर रहा हूँ, इसे इंग्रेडिएंट बोल देते हैं, इंग्रेडिएंट, ठीक है, इंग्रेडिएंट, और इसे कॉस्ट में डाल देते हैं। फिर इसे क्या होता है, फाइनल प्रोडक्ट। अब फाइनल प्रोडक्ट जो तैयार होता है, समझने की कोशिश समझा रहा हूँ, देखो अब ये फाइनल प्रोडक्ट तैयार होता है, ठीक है। आप समझने की कोशिश करना, ये देखो ये डिमांड है, ठीक है, ये डिमांड है। अब तीनों पॉइंट को साथ में समझने की कोशिश करना, ये कंपनी है, ये आपका इंडिया है, ये इंडिया चल रहा है, ठीक है। अगर इनकी प्राइस बढ़ेगी, समझने की कोशिश करना, अगर वर्कर की सैलरी बढ़ी तो ये प्राइस ऐड होगा इंग्रेडिएंट के प्राइस में, ठीक है। अब इंग्रेडिएंट जो भी इनकी प्राइस अगर बढ़ी है पहले से, जैसे तेल की प्राइस बढ़ गई, मसाले की प्राइस बढ़ गई, प्याज की प्राइस बढ़ गई, जो भी बढ़ गई, मतलब वेजिटेबल की बात नहीं करो, और भी इंग्रेडिएंट कुछ बढ़ाने में अगर उनकी प्राइस बढ़ गई, इंग्रेडिएंट की कुछ भी प्राइस बढ़ गई, तो ऑटोमेटिकली इसमें जो कॉस्ट की इंग्रेडिएंट बढ़ गई वो भी जुड़ गया, ठीक है। अब जो इसको बनाने में जो प्राइस बढ़ा, अब इसे जब मार्केट में यहाँ पर जब इसको प्राइस लाया गया तो इन दोनों के प्राइस को जोड़ के लाया गया, क्योंकि इसे तो पैसा निकालना है सैलरी वाले का भी और प्लस कॉस्ट मेकिंग का भी निकालना है। तो फिर इसने यहाँ पर लेके आया, जब इसने फाइनल प्रोडक्ट जो तैयार हुआ, ये फाइनल प्रोडक्ट तैयार हुआ, तो इसका दाम ऑटोमेटिकली बढ़ गया, क्योंकि जब इंग्रेडिएंट और सैलरी देने का प्राइस बढ़ गया तो ये जो सैलरी और इंग्रेडिएंट का प्राइस है, जो कॉस्ट मेकिंग प्राइस है, जो कॉस्ट मेकिंग और जो बिल्ड मेकिंग प्राइस है, कॉस्ट मेकिंग और जो बिल्ड मेकिंग प्राइस है, उसका प्राइस तो फाइनल प्रोडक्ट से ही निकाला जाएगा ना, फाइनल प्रोडक्ट से ही निकाला जाएगा, समझ रहे हो ना। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब इससे आगे बात करते हैं, ठीक है। अब इससे आगे बात करते हैं नतीजे के बारे में, ठीक है। तो यार अब नतीजे की बात करते हैं, समझने की कोशिश करना कि जो वर्कर होते हैं, जो जॉब होते हैं, जो मतलब जो जॉब करते हैं, ठीक है, जो भी कोई जॉब करता है, किसी भी कंपनी में जॉब करो या फिर किसी भी सेक्टर में जॉब करो, जो भी जॉब कर रहे हैं, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, जो भी जॉब कर रहे हैं, अगर उनकी फिक्स प्राइस है, ठीक है, अगर कोई बिज़नेस भी कर रहा है, फिर बिज़नेस भी कर रहा है या फिर जॉब भी कर रहा है, तो अगर उनका एक फ़िक्स इनकम है, क्या है, फिक्स इनकम, क्या कौन सा इनकम, फिक्स्ड इनकम, मतलब ना ज़्यादा बढ़ रहा है उनकी सैलरी या ना ज़्यादा घट रहा है, जो उनका इनकम भी हो रहा है, जो उनका टर्नओवर भी आ रहा है, वो ना ज़्यादा घट रहा है ना ज़्यादा बढ़ रहा है। तो अगर वो फिक्स्ड इनकम है, तो इन जो जिसका भी फिक्स्ड इनकम होता है उनके लिए ये जो इन्फ्लेशन होता है ना, जो महंगाई होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा ना प्रॉब्लमेटिक होता है। क्या होता है, प्रॉब्लमेटिक, क्या होता है, प्रॉब्लमेटिक होता है। जो जिसकी एक फिक्स्ड इनकम होती है, ठीक है, जिसकी एक फिक्स्ड सैलरी होती है, तो उनके लिए ना ये ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। समझने की कोशिश करना, क्योंकि उनकी इनकम बढ़ नहीं रही है और महंगाई धीरे धीरे बढ़ते जा रही है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये सब महंगाई जो है ना, वो जो एक जिसकी एक फिक्स्ड इनकम होती है ना, जिनकी सैलरी नहीं बढ़ रही, जिनका कुछ नहीं हो रहा है ना, तो उनके लिए ना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, ठीक है। तो गाइज़ यार अब हम जानने की कोशिश करते हैं डिफ्लेशन को, ठीक है। समझने की कोशिश करना, ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है। आपने इन्फ्लेशन समझ लिया तो डिफ्लेशन कुछ नहीं है, ठीक है। डिफ्लेशन क्या है, मतलब वो सस्ता है, कोई भी चीज़ सस्ता हो जाना है। तो अभी वो बताते हैं कि डिफ्लेशन क्या होता है। क्या बात कर रहा हूँ मैं, डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन तो आपने समझ लिया, डिफ्लेशन की बात करते हैं। अब डिफ्लेशन का अगर मीनिंग बता दो, डिफाइन कर दो, तो डिफ्लेशन वो होता है जैसे आप महंगाई देखते हो बढ़ता है, किसी भी चीज़ की महंगाई बढ़ जाती है, वैसे किसी भी चीज़ की सस्ता हो जाता है कोई चीज़, तो उसे डिफ्लेशन कहते हैं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो मान लो एक फ़ोन है, ठीक है, एक फ़ोन है, अगर एक फ़ोन है जिसकी प्राइस 2 साल पहले 20,000 रुपये थी, आज उस 2 साल बाद उसकी प्राइस 18,000 रुपये हो गई है।
तो ठीक है 18,000 रुपये हुई है। मतलब समझने की कोशिश करना, 2 साल पहले जिस फ़ोन का प्राइस 20,000 रुपया था, ठीक है 20,000 रुपया था, आज उसी का प्राइस 18,000 हो गया। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो ये 2,000 रुपये का फ़र्क है, जो ये 2,000 रुपये का फ़र्क इन 2 सालों में आया है, ठीक है 2 सालों में आया है, 2,000 का फ़र्क आया है, ये घटा है ना, तो घटा है, घटने का मतलब डिफ्लेशन हुआ, तो ये डिफ्लेशन हुआ। ठीक है, किसी भी चीज़ की प्राइस घटना उसे डिफ्लेशन कहते हैं। तो अब डिफ्लेशन आप समझ गए हो, ठीक है, डिफ्लेशन का मीनिंग समझ गए हो। तो अब हम ये बात करते हैं कि डिफ्लेशन किन किन वजहों से हो सकता है, ठीक है, किन किन पॉइंटों की वजह से डिफ्लेशन हो सकता है। तो सबसे पहले सिंपल मैं बता देता हूँ आपको डिफ्लेशन, सबसे पहला पॉइंट बता देता हूँ आपको, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आपको मैं बता देता हूँ, समझा देता हूँ कि किस वजह से डिफ्लेशन आता है। ठीक, सबसे पहला कि रिड्यूस डिमांड, ठीक है, क्या रिड्यूस डिमांड। मैंने आपको क्या बताया, हर एक चीज़ डिमांड एंड सप्लाई पे मैटर करती है। जिसे डिमांड एंड सप्लाई समझ में आ गया ना, तो उसे सब कुछ समझ में आ गया। अब रिड्यूस डिमांड का मतलब किसी भी चीज़ की डिमांड कम हो जाती है। मान लो कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट है भैया, अगर इसकी डिमांड कम हो गई है, मान लो यहाँ पर पहले जहाँ 10 लोग थे इसे ख़रीदने के लिए, ठीक है, 10 लोग थे ख़रीदने के लिए, एक प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए 10 लोग थे, तो इसकी प्राइस थी 100 रुपया, ठीक है, इसकी प्राइस थी 100 रुपया। अब वही 10 में से 5 चले गए, ठीक है, अब यहाँ पर है 5 बंदे, 5 ही बंदे खरीद रहे हैं, ठीक है, रेडियो डिमांड कम हो गई, तो इसकी प्राइस 100 नहीं रहेगी। अब इसकी प्राइस कम हो जाएगी 80 रुपया, या फिर 80 रुपया बोलो, 80 रुपया, या फिर 70 रुपया, या फिर 60 रुपया कम हो जाएगी, क्योंकि डिमांड कम हो गई है। और डिमांड कम हो गई है मतलब डिमांड, देखो डिमांड कम हो गई है, एक ही पॉइंट नहीं है, अभी धीरे धीरे बता रहा हूँ। डिमांड कम हो गई है तो इस वजह से इसकी प्राइस घट जाएगी, ठीक है। किसी भी चीज़ की जब प्राइस घट जाती है तो ऑटोमेटिकली उसकी, मतलब किसी भी चीज़ की जब डिमांड घट जाती है तो ऑटोमेटिकली उसके प्राइस पे असर करता है, उसकी प्राइस भी घट जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम दूसरे पॉइंट की, ठीक है। दूसरे पॉइंट की क्या, जैसे कि मैंने बताया कि रिड्यूस डिमांड तो इंक्रीज सप्लाई। अब इंक्रीज सप्लाई का मतलब समझना, इंक्रीज सप्लाई, ठीक है, रिड्यूस डिमांड और इंक्रीज सप्लाई। मान लो किसी भी चीज़ की सप्लाई जहाँ पहले 10 होती थी, अब वहीं होती है 20, ठीक है, और ख़रीदने वाला वही 10, ठीक है, वही 10 समझ लो, वही 10% है खरीदने वाले, ठीक है। यही सब खरीदिए, 10 एक प्रोडक्ट को ख़रीद रहे हैं, ठीक है, एक प्रोडक्ट को ख़रीद रहे हैं, जहाँ पर एक प्रोडक्ट का प्राइस 100 रुपये था पहले, 10 मतलब 10 प्रोडक्ट लिमिटेड था, ठीक है, 10 प्रोडक्ट लिमिटेड था, तो वहीं उसका प्राइस था 100 रुपया, और 10 लोग सप्लाई है, ठीक है, 10 प्रोडक्ट है जिसकी एक प्रोडक्ट की प्राइस 100 रुपये, ठीक है, और 10 लोग खरीदने वाले हैं। तो जब 10 लोग खरीदने वाले तो इसकी प्राइस 100 रुपये, ठीक है। अब इसी प्राइस, अगर इसी प्रोडक्ट को हम बढ़ा दें, ठीक है, 10 ही लोग खरीदने वाले हैं, 10 ही लोग से समझना, 10 ही लोग खरीदने वाले हैं, और जब इंक्रीज सप्लाई हो जाती है, मान लो अब यहाँ पर जो 10 प्रोडक्ट था वो 20 हो गया, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जब ये 10 ही लोग रहेंगे तो इसकी प्राइस ऑटोमेटिकली 50 हो जाएगी। प्राइस रिड्यूस बोलते हैं उसे, प्राइस रिडक्शन, ठीक है। प्राइस रिडक्शन कैसे होता है, जब सप्लाई ज़्यादा हो जाती है और डिमांड कम हो जाती है, ठीक है। जब सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, जब डिमांड कम हो जाती है, सप्लाई ज़्यादा डिमांड कम, तो भैया ऑटोमेटिकली डिफ्लेशन देखने को मिलता है, सस्तापन देखने को मिलता है, सस्ताई देखने को मिलता है, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो देखो यार, जैसे कि हमने नतीजे पे बात की, इन्फ्लेशन के नतीजे पे बात की कि जो सैलरी वाले हैं उन पे ज़्यादा इफेक्ट करता है, तो अब हम डिफ्लेशन के भी नतीजे की बात करते हैं। तो देखो भैया, अगर डिफ्लेशन के नतीजे की बात करूं तो जब प्राइस डीले खरीदना, मतलब कोई होता है ना कि अरे यार, समझने की कोशिश करना, कोई होता है ना कि यार रुक जा, अगर किसी को आईफोन लेना है, ठीक है, अगर लेटेस्ट आईफोन लेना है, ठीक है, मान लो लेटेस्ट आईफोन 15 लेना है, तो वो आज से 2 साल बाद लेगा, 2 साल बाद या 3 साल बाद लेगा, क्योंकि 2 साल बाद 3 साल बाद ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस घट जाएगी, ठीक है। तो वो सोचता है कि यार आज से 2 साल बाद लूँ, या फिर 2 साल बाद लूँ, 3 साल बाद। 10 बंदे हैं, फिर से समझना, 10 बंदे हैं, ठीक है, नतीजे की बात कर रहा हूँ, 10 बंदे हैं, ठीक है। अगर वो 10 के 10, मतलब आईफोन 15 लॉन्च हुआ, ठीक है, आईफोन 15 लॉन्च हुआ, ठीक है, आईफोन 15 लॉन्च हुआ, और ठीक है, और इसकी प्राइस मान लो 1 लाख रुपए है, ठीक है। अब इसमें से 10 के 10 में नहीं, इसमें से 5 बंदे जो होंगे खरीद लेंगे तुरंत, लेकिन 5 बंदे बोलो, 4 बंदे खरीद लेंगे, और जो 6 बंदे होंगे वो सोचेंगे 3 साल बाद ले यार, इसकी प्राइस घट जाएगी, ठीक है। जब इसकी प्राइस 3 साल बाद ले, जब इसके 6 कस्टमर तो ऑटोमेटिकली हट गए कि इन्होंने बोला भैया 3 साल बाद खरीदेंगे, तो जब 3 साल बाद खरीदेंगे
तो इसकी प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, क्योंकि इसका सप्लाई जो इसका डिमांड जो इसका सप्लाई था वो मॉडरेट है, सप्लाई मॉडरेट है मतलब मेंटेन है, सप्लाई तो मेंटेन किया है इन्होंने, लेकिन जब यहाँ पर डिमांड कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली इसकी प्राइस रिडक्शन होगी। 3 साल बाद ऑटोमेटिकली जब इसकी प्राइस कम होगी तो ऑटोमेटिकली ये खरीद लेंगे, ठीक है। जब ज़्यादा लोग ये सोचे कि हम बाद में खरीदेंगे, अभी नहीं खरीदेंगे, अभी जब डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी तो भैया ऑटोमेटिकली प्राइस रिडक्शन होगा, ठीक है। आई होप यार आपको ये भी समझ में आ होगा, इन्फ्लेशन समझ में आ गया, डिफ्लेशन समझ में आ गया। तो अब हम बात करते हैं इन दोनों को मेंटेन कैसे किया जाए, ठीक है। इन दोनों को मेंटेन कैसे करते हैं, ठीक है। चलो तो गाइज अब हम बात करते हैं द बैलेंस बिटवीन इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, ठीक है। द बैलेंस बिटवीन इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। देखो समझने की कोशिश करना, अगर ये दोनों मेंटेन नहीं रहा, ठीक है, अगर ये दोनों मॉडरेट नहीं रहा, अगर ये दोनों मेंटेन नहीं रहा भैया, अगर एक मध्यम से नहीं चला, मान लो देखो, तो अगर ये दोनों मेंटेन नहीं रहा तो देखो भैया आपके इकोनॉमिक पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। मैं बताता हूँ आपको कैसे कैसे पॉइंट पे मतलब किस किस पॉइंट पे फ़र्क पड़ेगा। एक होता है डेंजर हाइपर इन्फ्लेशन। डेंजर हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है? डेंजर हाइपर इन्फ्लेशन जैसा कि आप जिम्बाब्वे का देख सकते हो, जहाँ पर जिम्बाब्वे एक खड़ा एग्जाम्पल है, जहाँ पर भैया एक ब्रेड को ख़रीदने में करोड़ों देने पड़े थे, करोड़ों देने पड़े थे भाई, करोड़ों, एक ब्रेड को। हाइपर इन्फ्लेशन सीधा साधा एग्जांपल जिम्बाब्वे है, जिम्बाब्वे, ठीक है, आप सर्च कर लेना गूगल पे तो बता देगा आपको। भाई एक ब्रेड को ख़रीदने में करोड़ों रुपए दिए थे उन्होंने। तो यही होता है, अगर ज़्यादा हाइपर इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल में नहीं रहा, ठीक है, डेंजर इन्फ्लेशन, ठीक है, डेंजर हाइपर इन्फ्लेशन अगर ये कंट्रोल में नहीं रहा ना तो ये डेंजर हाइपर इन्फ्लेशन हो सकता है, क्योंकि अगर दोनों मेंटेन नहीं रहा। देखो मेंटेन का मतलब अगर जो इन्फ्लेशन होता है ना, अगर वो 2 से 3% है, ठीक है, वो क्या है 2 से 3% है, ठीक है। अगर 2 से 3% है तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है, मतलब 2 से 3% बहुत ही अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर वही बढ़ जाए, ठीक है, वही बढ़ जाए तो ये जो है ना, ये भाई खाने के वांदे हो जाएंगे, समझ लो, इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ जाएगी अगर दोनों मॉडरेट नहीं रहा तो, ठीक। देखो यार एक चीज़ मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, समझना कि जैसे कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यार अगर ये अंबानी के पास इतना पैसा है, अगर वो सबको 1-1 करोड़ दे दिया तो सब अमीर हो जाए। तो मेरे भैया अगर सब अमीर हो गए, मेरी बात समझना, ये साइकिल चलता है ना, इसी साइकिल से आप खा पी रहे हो, ठीक है, इसी साइकिल से आप समझ रहे हो, इसी साइकिल से आप खा पी रहे हो। समझने की कोशिश करना कि अगर सबके पास पैसे हो जाएं, सब करोड़पति हो जाएं तो सब चीज़ें खरीदना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, सब हर एक चीज़ को ख़रीदना स्टार्ट कर देंगे। मतलब जो 1 करोड़ वाले जो रेंज में जो ख़रीदते थे, अब वही सबके पास 1 करोड़ हो जाएगा तो सब वही चीज़ खरीदेंगे। जब डिमांड बढ़ जाएगी मेरे भैया, जब ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ जाएगी तो जब प्रोडक्ट का सप्लाई नहीं हो पाएगा तो इतने ज़्यादा महंगाई हो जाएगी कि आप देख नहीं पाओगे, ठीक है। तब आप यही सोचोगे यार ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्योंकि आपने ये दिमाग नहीं लगाया कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन किस वजह से होता है, ठीक है। ज़्यादा इन्फ्लेशन हुआ तो क्या होगा, ज़्यादा डिफ्लेशन हुआ तो क्या हुआ, ये आपको समझना चाहिए, ठीक है, आपको समझना चाहिए। तो गाइज़ यार देखो अभी तक जो भी मैंने बताया, ठीक है, जो भी मैंने बताया उसे एक बार थोड़ा सा समराइज़ कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैंने बताया कि इन्फ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन होता है महंगाई, ठीक है। महंगाई किन किन चीज़ों से बढ़ सकती है? महंगाई होती है जब ज़्यादा डिमांड बढ़ जाए तब महंगाई बढ़ती है। जब डिमांड किसी भी प्रोडक्ट को जब कॉस्ट प्राइस बनाने में, जब किसी भी चीज़ को बनाने में प्राइस बढ़ जाए तो ऑटोमेटिकली उस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाएगा, जो प्रोडक्ट तैयार होगा। फिर जो प्रोडक्ट मेकिंग करता है, जो बिल्ड करता है, ठीक है, जब उसी को सैलरी देना ज़्यादा पड़े, मतलब उसी को ज़्यादा कॉस्ट में उसी को ज़्यादा पैसे देने पड़े तो ऑटोमेटिकली वो जो प्रोडक्ट तैयार होगा उसी पे इम्पैक्ट करेगा, ठीक है, उसी चीज़ पे इम्पैक्ट करेगा, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो फिर अब हम बात करते हैं डिफ्लेशन की। तो डिफ्लेशन क्या होता है? जब किसी भी चीज़ की सप्लाई कम हो जाती है, जब किसी भी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा हो जाती है और डिमांड कम हो जाती है तो ऑटोमेटिकली डिफ्लेशन देखने को मिलता है, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो देखो यार अब मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, ठीक है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों अगर मेंटेन रहे तो ही आप खा पी पाओगे। अगर दोनों में से कोई भी चीज़ ज़्यादा या कम हो गई तो भैया आपके वांदे हो जाएंगे, ठीक है।
तो यार अब आप आगे बात करते हैं। आगे देखो, जो ये मैं प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, ठीक है, ये जो मैं प्लेलिस्ट बना रहा हूँ आपके समझने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। अगर अभी भी आप नहीं समझ रहे हो, देखो यार पैसे की वैल्यू जो है ना, अगर वही आप नहीं समझोगे तो आप एक इन्वेस्टर कैसे बन पाओगे, आप आगे का खर्चा नहीं दे पाओगे, समझ नहीं पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले पैसे की वैल्यू समझो, ठीक है, पैसे की वैल्यू समझो, पैसा कैसे बनता है, पैसे कैसे काम करते हैं। तो ये जो मैं प्लेलिस्ट आपको बना रहा हूँ ना, जो ये प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, जैसे मैंने पहला प्लेलिस्ट बनाया इवोल्यूशन ऑफ मनी, फिर उसके बाद हाउ क्रिएटेड टू मनी। तो मतलब अब धीरे धीरे ये 7 दिन तक मैं पूरा हर एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब अगला वीडियो जो होने वाला है, अब इसे, ये जो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन मैंने आज बताया है, अब अगला वीडियो होने वाला है कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को मेंटेन कैसे करती है सरकार, ठीक है। सरकार मेंटेन कैसे करती है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को, सरकार मेंटेन कैसे करती है। तो अगला वीडियो उस पर होने वाला है, ठीक है। तो यार इस वीडियो को देखने के लिए और भी वीडियोस जानने के लिए ना, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और प्लेलिस्ट को देखो यार, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब मत करो, लेकिन प्लेलिस्ट को देखो, समझने की कोशिश करो जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें ना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो गाइज़ यार एंड मैं आपको यही कहना चाहूँगा, अगर अभी भी आपके अंदर कोई डाउट है, ठीक है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को लेके, तो यार मुझसे क्वेश्चन पूछो, कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस लिख दो, ठीक है। अपने कमेंट बॉक्स में मतलब क्वेश्चन को भर दो। और ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, तो यार लाइक करो, शेयर करो, और हाँ यार सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि यार इससे यार मोटिवेशन आता है और वीडियो बनाने के लिए। तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो, ठीक है। प्लीज़ सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए एवरीवन, जय सिया राम एवरीवन।